हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। और आज के वीडियो के तहत हम लोग शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में शिवाजी के साम्राज्य का अध्ययन किया है, कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और एक छोटे से किले को जीतते हुए बड़े एक एक करके एक बृहद साम्राज्य बना दिया, जो आगे चल करके भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य के नाम से जाना जाएगा। तो शिवाजी ने इतने अपने बड़े मराठा साम्राज्य को चलाने के लिए किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था का निरूपण किया था, जिसके बल पर उसने पूरे शासन कार्य को अच्छी तरह संभालने का काम किया था। क्योंकि कोई भी जो साम्राज्य होता है वो बिना प्रशासनिक सुविधा के बिना बेहतर प्रशासनिक सुविधा के वह सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। अगर प्रशासनिक व्यवस्था आपकी अच्छी हो तो साम्राज्य भी व्यवस्थित एवं सुरक्षित होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग का अध्ययन का विषय है शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी एक महान विजेता थे, आपको तो पता ही है। शिवाजी एक महान विजेता थे जिसने अपने तलवार के बल पर, अपने छापामार युद्ध के बल पे, अपने हिम्मत के बल पे, अपने साहस के बल पे कुछ मराठों के सहयोग से एक अलग मुगलों के रहते हुए एक अलग मराठा साम्राज्य का निर्माण करना इनकी कुशलता को दर्शाता है। तो शिवाजी एक महान विजेता थे, उसके साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को एक कुशल प्रशासन देना कुशल प्रशासक का ही काम है। तो शिवाजी महान विजेता के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी हद तक दक्षिण के मुस्लिम राज्यों तथा मुगल प्रशासन से प्रभावित था, क्योंकि शिवाजी वही प्रशासनिक व्यवस्था अपने साम्राज्य में स्थापित करेंगे जो प्रशासनिक व्यवस्था दक्षिण के बीजापुर शासक और उत्तर के औरंगजेब के द्वारा, शाहजहां और औरंगजेब के द्वारा संचालित होगा। उसी को देख के और शिवाजी ने भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का निरूपण किया और उसमें कुछ बदलाव भी करे। उसने कुछ बदलाव भी किए जो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए पूरे साम्राज्य को एक केंद्रीय प्रशासन मान लिया जाए, पूरे साम्राज्य को क्या माना जाए? एक केंद्रीय प्रशासन। शिवाजी केंद्रीय प्रशासन पूरे के पूरे साम्राज्य को स्वराज के नाम से संबोधित करते थे। क्या? स्वराज। शिवाजी का शासन था स्वराज, साम्राज्य का मतलब था स्वराज। तो केंद्रीय प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था छत्रपति। केंद्रीय प्रशासन का सर्वे सर्वा कौन हो गया? छत्रपति शिवाजी। यह छत्रपति के पास वो सारे अधिकार थे जो एक राजा के पास होते थे। जैसे देखें यहाँ पे, प्रभुत्व संपन्न, निरंकुश शासक, अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सर्वोच्च सेनापति। यानी कहते हैं कि सारी के सारे जो प्रशासनिक हो, विधायी हो, न्यायिक हो, वो सारे किसमें छुपे थे? जो छत्रपति शिवाजी में थे। सारी शक्तियां शिवाजी के पास है। यानी कि जो छत्रपति यानी राजा के पद पर रहता, उसके पास इस सारी की सारी शक्तियां थी। लेकिन कहते हैं कोई भी राजा या कोई भी महाराजा, सम्राट कितना भी निपुण क्यों ना हो, लेकिन बिना मंत्रिमंडल के, बिना उसके सहायक मंत्रियों के, सचिवों के, कोई भी कुशल प्रशासक या कुशल राजा अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे से नहीं चला सकता है। कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। सही बात है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको
सहयोग न मिले। तो शिवाजी के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिमंडल के समान ही एक समूह था जिसको अष्टप्रधान कहा गया है। शिवाजी को प्रशासनिक सुविधा देने के लिए ही, उनकी शासन कार्य में सहायता देने के लिए ही, करने के लिए ही 8 व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया था जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज ये बराबर हमारे सवाल में आते हैं। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, आपको सवाल बनते हैं कि अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है। तो अष्टदिग्गज किससे संबंधित है, तो विजयनगर के महानतम शासक राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर के महानतम शासक राजा कृष्णदेव राय से संबंधित है अष्टदिग्गज। तो यहां पर कंफर्म हो गए हम लोग। अब अष्टप्रधान के बारे में जान लीजिए। अष्टप्रधान के बारे में जो ये 8 मंत्री होते थे, तो प्रत्येक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी था, तो राजा के प्रति उत्तरदायी था, या राजा के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। और इनका काम होता था सिर्फ सलाह देना, परामर्श देना। इनका काम होता था सिर्फ सलाह देना और परामर्श देना। यह मंत्रिमंडल नहीं था, हमने पहले ही बात करी, यह मंत्रिमंडल नहीं था। मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सभी विभाग के सर्वे सर्वा छत्रपति रहते थे और ये सहायक के रूप में काम करते थे, इसलिए इसको मंत्रिमंडल नहीं कहा जाएगा। यह सचिव के रूप में काम करते थे। जो 8 मंत्री थे यह छत्रपति के सचिव के रूप में काम करते थे और इनका काम था अपने विभागों की निगरानी करना, और शिवाजी के आज्ञा का पालन करना, छत्रपति के आज्ञा का पालन करना। यानी कि शिवाजी ने जो निर्देश दिया है उस निर्देश को अपने विभाग में हूबहू पालन करना ही इन अष्टप्रधानों का मुख्य काम था। और ये सलाह दे, परामर्श दे या मानना ना मानना छत्रपति के ऊपर निर्भर करता था। छत्रपति आपको इन अष्टप्रधानों के सलाह मानने के लिए विवश भी नहीं था, वह स्वतंत्र थे। उनको अगर सलाह अच्छा लगे तो मानना है, मानते थे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं मानते थे। ये उनके व्यक्तित्व एवं उनके गुण के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, तो अष्टप्रधान में पंडित राव, अष्टप्रधान में 8 व्यक्ति का नाम हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, जो नीचे दिया गया है। ठीक है, तो इन अष्टप्रधान में पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक एवं सैनिक कमान संभालनी पड़ती थी। यानी कि अष्टप्रधान में जो 8 मंत्री कहे जाते थे, इन 8 मंत्रियों में पंडित राव और न्यायाधीश ये दोनों जो थे यह सैनिक कार्यों में भाग नहीं लेते थे। बाकी के जो 6 मंत्री थे वो सभी सैनिक कार्यों के साथ साथ असैनिक कार्यों ये सभी कर्तव्यों में भाग लेते थे। ठीक है, अब आते हैं सेनापति। अष्टप्रधान में एक सेनापति भी था, तो सेनापति के अतिरिक्त सभी पद पर ब्राह्मण विराजमान होते थे। जो अष्टप्रधान थे, यहाँ पे अष्टप्रधान में सेनापति को छोड़कर सभी के सभी क्या होते थे, ब्राह्मण जाति से संबंधित होते थे। ठीक है, तो ये अष्टप्रधान का हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं, जो उनका क्या क्या काम था। तो सबसे पहले पेशवा या मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री। सबसे पहले क्या हो गया, पेशवा, मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री। यह था राजा का प्रधानमंत्री, छत्रपति का प्रधानमंत्री। इनका कार्य था संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना।
इनका काम था संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना और राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को देखभाल करना। मान लीजिए किसी कारणवश राजा कहीं गए हुए हैं तो उसकी अनुपस्थिति में सारे के सारे काम पेशवा ही करते थे। सरकारी पत्रों एवं दस्तावेजों पर राजा के नीचे अपनी मुहर लगाता था। कौन? पेशवा। यानी कि किसी भी काम, जो सरकारी दस्तावेज होते थे, सरकारी पत्र होते थे, उस पर राजा का मुहर लगता था। उस मोहर के नीचे पेशवा का भी मोहर लगता था। तो देखें ना, ये अष्टप्रधानों में सबसे मुख्य कौन हो गया? तो पेशवा हो गया। यहाँ हम लोगों ने इसका मुख्य प्रधान भी नाम दिया है और प्रधानमंत्री भी है। आ रही होगी बात समझ में आप लोग को। अब अगला है, इससे जाने से पहले हम लोग यह बात करेंगे कि शिवाजी के बाद जो संभाजी शासन बनेंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद राजा राम बनेंगे, उसके बाद जब साहू आएगा, शिवाजी का पुत्र, संभाजी का पुत्र, जब साहू छत्रपति के गद्दी पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, तो उसके बाद मराठा का जो साम्राज्य का मुख्य हो जाएगा वो पेशवा हो जाएगा। पेशवा की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि छत्रपति का पावर कम सा हो जाएगा। अगला है अमात्य अथवा मजुम आदार। अमात्य का मतलब यहां हो गया वित्त एवं राजस्व मंत्री। अब हमारे देश में वित्त मंत्री एवं राजस्व मंत्री का क्या काम होता है? पूरे के पूरे देश का कितने आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इसकी लेखा जोखा रखता है। किस काम में क्या खर्च करेंगे कि हमको देश की आर्थिक स्थिति बेटर होगा, इस सारे काम की जानकारी कौन रखता है? तो वित्त मंत्री रखता है। तो उसी प्रकार अमात्य का काम शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधानों में क्या काम था? तो पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का, मराठा स्वराज का वित्त एवं राजस्व की देखभाल करना, उसके आय और व्यय का विवरण रखना अमात्य का काम था। अगला है वाकिया नवीस अथवा मंत्री। इनका काम था राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखना। दरबार के प्रतिदिन के कार्यवाही का विवरण रखना कि दरबार में कौन कौन से काम किए गए हैं, राजा का कौन कौन सा काम करना है, अभी तक हो चुके हैं, बाद में कौन कौन सा काम करना है, इस सारे का विवरण कौन रखता था? तो यह वाकिया नवीस रखता था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो यह गृह मंत्री कहलाएगा। गृह मंत्री। अगला है शुरूनवीस या सचिव। शुरूनवीस या सचिव परगनों की हिसाब किताब की जांच करना। परगनों के हिसाब किताब की जांच करना किसका काम था? तो सचिव का काम था। परगनों के हिसाब किताब की जानकारी रखना। अब अगला है सुमंत या दवीर। सुमंत या दवीर विदेश मंत्री। स्वराज में कौन राजदूत के रूप में आया, कौन हमारे तरफ से दूसरे के यहाँ राजदूत बन के गया, फिर पत्र का आदान प्रदान करना, ये सारे काम विदेश मंत्री के अंडर में किए जाते थे, जो सुमंत एवं दवीर के रूप में कार्य होते थे। अगला है सेनापति या सर-ए-नौबत। सेनापति का क्या काम हो सकता है? तो आप लोग समझ ही रहे हैं, सेना की भर्ती करना, उसके संगठन की देखभाल करना, उसकी रसद की आपूर्ति करना, आदि आदि आदि, उसके वेतन का प्रबंध करना, सेना की हर समस्याओं का समाधान करना सेनापति का मुख्य काम होता था। नए सेना का भर्ती करना है, उसका प्रशिक्षण देना है,
उसके रसद का आपूर्ति करना है आदि। ये सारे काम सेनापति के द्वारा किए जाते थे। अगला काम है, अगला जो अष्टप्रधान है पंडित राव। पंडित राव, इनका काम था विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान का देखभाल करना या कार्य करना। यानी कि ये जो पंडित राव थे ये धार्मिक रूप से जुड़े हुए सारी कार्यों का देखभाल करते थे, और किन्हीं भी विद्वानों को या धार्मिक व्यक्तियों को कोई अनुदान मिलता था तो उसका देखभाल कौन करते थे? तो ये पंडित राव ही करते थे। अगला है न्यायाधीश, आठवां अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सबसे आखिरी प्रधान न्यायाधीश। यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश थे। राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश है। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश और राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन हो गया? तो न्यायाधीश हो गया। इनके अंडर में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले आते थे। ठीक है, अब आते हैं शिवाजी के जो प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का हम लोग अध्ययन कर रहे थे अभी। अब आते हैं शिवाजी का जो पूरा साम्राज्य था उसको हम लोग क्या कहते थे? स्वराज। तो स्वराज को शिवाजी ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 4 प्रांतों में विभाजित किया था। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में। तो पहला था उत्तरी प्रांत, दूसरा था दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, तीसरा दक्षिणी पूर्वी प्रांत, चौथा दक्षिणी प्रांत। शिवाजी ने अपने पूरे स्वराज को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 4 प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, तो उत्तरी प्रांत में देखिए इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक आता था? तो इसका एरिया था सूरत से पूना तक। सूरत से पूना तक। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में यह था समुद्र तटीय प्रदेश, यानी कि कोंकण क्षेत्र। कन्नड़, कोंकण, मालाबार तट हम लोग ज्योग्राफी में अध्ययन कर चुके हैं। तो यह कोंकण क्षेत्र था। दक्षिण पूर्वी प्रांत में आता है सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव और धारवाड़। दक्षिणी प्रांत में है जिंजी और उसके आसपास के क्षेत्र। जिंजी को दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। तो शिवाजी ने अपने पूरे स्वराज को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 4 प्रांतों में विभाजित किया था। चारों प्रांत का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रांतों का जो सर्वे सर्वा होता था उसको कहा जाता था राज प्रतिनिधि। प्रत्येक प्रांत राज प्रतिनिधि के अधीन होता था। राज प्रतिनिधि मतलब कि इसको वायसराय कहा जाता था। वायसराय। प्रत्येक प्रांत राज प्रतिनिधि के अधीन होता था। देख रहे हैं हम लोग। और जो वायसराय होते थे, जो राज का प्रांत का सर्वे सर्वा होते थे, ये राजा की मर्जी पर बना रहता था। ये जब तक राजा का विश्वास पात्र रहता था जब तक अपने पद पर बना रहता था। जिस दिन राजा को लगा कि ये मेरे विश्वास का नहीं है उसको गद्दी से हटा देता था। ठीक है, इसके बाद भी प्रांतों के लिए कुछ अधिकारी भी थे, जैसे हवलदार। हवलदार का जो पद था वो सिर्फ मराठों के लिए ही रिजर्व था। हवलदार का जो पद था वो सिर्फ मराठों के लिए ही रिजर्व था। इसका काम था, हवलदार का काम क्या था? किले की आंतरिक देखभाल करना, किले की आंतरिक व्यवस्था देखना। क्योंकि साम्राज्य था मराठा, इसके मराठों पर विश्वास न करके दूसरे पर विश्वास करना क्या था? आग के साथ खेलना। तो इसीलिए हवलदार का पद किसको दिया गया? सिर्फ और सिर्फ मराठों को दिया गया। और इसका काम था आंतरिक व्यवस्था का देखभाल करना, किले की आंतरिक व्यवस्था का देखभाल करना। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था सर-ए-नौबत। किले की सेना का नेतृत्व करना, किले की सेना का नेतृत्व करना। और यह पद भी सिर्फ मराठों को ही दिया गया था। क्यों? क्योंकि किला उस समय का महत्वपूर्ण क्षेत्र होता था जहां पर
लोग निवास करते थे, राजा निवास करते थे, हवलदार निवास करते थे, राज के जो वायसराय होते थे वो निवास करते थे। किले के पूरे सुरक्षा का भार भी सर नौबत के पास ही होती थी। अगर मान लीजिए ये मराठा साम्राज्य है तो इसका सेनापति भी मराठा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मुगलों को बना देता तो आराम से वो क्या होता, पार्टी बदल देता और किला मुगलों के हवाले हो जाता। इसीलिए शिवाजी ने बड़ी ही सोच समझ के सर नौबत का पद किसको दिया, सिर्फ और सिर्फ मराठों को, क्योंकि इसका काम क्या था, तो किले की सुरक्षा का भार था। किले का सुरक्षा का भार किसके ऊपर था, तो सर नौबत के ऊपर। अगला अधिकारी है सुबनीस। किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार, भंडार आदि देखना। और यह पद, सुबनीस का पद सिर्फ ब्राह्मणों एवं कायस्थों को ही दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय के जो ब्राह्मण होते थे वास्तव में अर्थव्यवस्था के काफी जानकार होते थे और लिखने पढ़ने के काम में भी आगे होते थे। यही कारण है कि किले की अर्थव्यवस्था देखने के लिए, पत्र व्यवहार के लिए और भंडार, यानी कि किले पर कितने दिन की रसद है, इसका देखभाल भी करना काम था ये सुबनीस का। और यह पद सिर्फ सुबनीस ब्राह्मणों एवं कायस्थों को दिया गया था। कायस्थ का मतलब समझ रहे हैं ना, ये लोग ये उस समय के मध्यम वर्ग के रूप में उभर रहे थे, जो पढ़ाई करके अपने जीवन को संवार रहे थे, तो ये कायस्थ थे। ये लेखा जोखा में भी आगे रहते थे कायस्थ। यही कारण है किले की अर्थव्यवस्था हो, पत्र व्यवहार हो, भंडार हो आदि की देखभाल करने के लिए शिवाजी ने ब्राह्मणों एवं कायस्थों को ही यह पद दिया था, सुबनीस का पद। अब आते हैं प्रांतों का विभाजन। प्रांतों का विभाजन महलों में किया गया था और महलों के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो होते थे सर हवलदार, और ये अपने सहायकों के द्वारा महलों की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। अब आते हैं महलों का विभाजन तरफों में। महलों का विभाजन तरफों में किया गया था और यहाँ के प्रधान थे हवलदार, कारकुन और परित्याकर नामक अधिकारी। तो इसके जो महलों के जो सर्वे सर्वा होते थे वो हवलदार होते थे। कौन होते थे? हवलदार होते थे। और कारकुन और परित्याकर इसके हेल्पर के रूप में काम करते थे, जिससे कि तरफों का जो कानूनी प्रशासनिक व्यवस्था हो वो सुचारू रूप से चल सके। अब आते हैं शिवाजी के समय प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव, जिसको उस समय मौजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौजा। तो गांव प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी। और इसके जो प्रधान होते थे पाटिल या पटेल होते थे। इसके जो प्रधान होते थे पाटिल या पटेल होते थे, जो वर्तमान में गांव के मुखिया होते थे। और उस समय के जो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक प्रकार के स्वतंत्र थी, एक प्रकार से क्या थी? स्वतंत्र थी। और पटेल एवं पाटिल के सहायता के लिए कुलकर्णी नामक अधिकारी होते थे, जिसका काम था पूरे गांव के आय व्यय का लेखा जोखा रखना, यानी कि ये लेखापाल थे। कौन? तो कुलकर्णी। अब आते हैं शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में जो इतने सारे अधिकारी थे, इन अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई भी जागीर नहीं दिया गया, यानी कि जागीर का व्यवस्था ही समाप्त कर दिया गया, जागीर की प्रथा ही समाप्त कर दिया गया और अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाने लगा। जागीर प्रथा को शिवाजी ने समाप्त कर दिया था, अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाने लगा। ये रहा शिवाजी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।